नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवधेश कुमार। दोस्तों, आप सबको पता है आज नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और जैसी उम्मीद थी लगभग उसी के अनुसार चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन इसका विश्लेषण जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार अगर पाला बदलने के लिए तैयार हुए मन से तो उसके पीछे कारण क्या था। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार अच्छी चल रही थी, जैसा वो चाहते थे वैसे सरकार के सारे मंत्री उनके अनुशासन में थे। यह स्थिति आरजेडी के साथ नहीं है, उनको पता है, पुराना अनुभव भी यही रहा है। लेकिन बीजेपी के साथ रहने से उनकी जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं उनके मन में कहीं न कहीं अवचेतन में ये जो बात पली हुई है कि हम किसी तरह एक बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखे जाएं, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हों, चुनौती दें। वो साथ आने पर भी ये उनको कुलाचे, ये छटपटाहट इसकी बनी रही है। तो अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में कहा भी कि नीतीश जी आइए, देश आपका इंतजार कर रहा है। जेडीयू के लोग बताते भी हैं कि उनमें क्या कमी है, नरेंद्र मोदी से क्या कमी है, और राष्ट्रीय नेता हैं तो जाहिर है कि इसके तहत वो आए हैं। अब इस समय जो मंत्रिमंडल है उसमें ये साफ था कि वो बहुत ज्यादा दबाव अपना नहीं बनाने वाले, आरजेडी का दबाव चलेगा। और आरजेडी के दबाव का परिणाम ये है कि हमने देखा है कि मंत्रियों को यहां तक तो ठीक है कि आज जिन 31 मंत्रियों ने शपथ लिया है, चूंकि आरजेडी के विधायकों की संख्या ज्यादा है तो उनके मंत्री ज्यादा होंगे, तो इस नाते 16 आरजेडी के हैं, जेडीयू के, जनता दल यू के 11 मंत्री हैं। लेकिन आरजेडी के कोटे से ही कांग्रेस है तो कांग्रेस को 2 मिल गया है, हमको 1 मिल गया है। तो इस अनुसार देखें तो 16 2 18 1 19 मंत्री महागठबंधन के हो गए और 11 मंत्री हो गए 16 2 18 1 19 महागठबंधन के हो गए और जेडीयू के 11 हो गए, निर्दलीय 1 हो गए। तो इसलिए केवल आरजेडी के हिसाब से नहीं देखना है, महागठबंधन के हिसाब से इसको देखा जाए तो यहां तो आरजेडी का पलड़ा भारी होना था। अब इस समय मंत्रिमंडल को जो देखना पड़ेगा वो ऐसे देखना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार ने उसी प्रकार मंत्रिमंडल बनाया है आसानी से जैसे भाजपा के साथ बना लेते थे। क्या अगर उनको 2024 में अपनी दावेदारी करनी है, जो करने की चाहत रखते हैं, पता नहीं कोई दावेदारी करेगा कि नहीं करेगा, तो करीब 1.5 वर्ष लोकसभा चुनाव का है। ये इस मंत्रिमंडल का चेहरा ऐसा है जिससे बिहार में जो वोट है उसका सामाजिक समीकरण वो साध सके। जिन मंत्रियों को काम दिया गया है क्या उस प्रकार मिशन मोड में वो काम करने की हैसियत रखते हैं कि काम करके और लोगों को बताएं कि हमने काम किया, उसके आधार पर उनको वोट मिल सके। तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने पर बहुत ही आशाजनक तस्वीर नहीं दिखती है बल्कि निराशाजनक तस्वीर दिखती है। मैं उन लोगों में से शामिल नहीं हूं जो कहूं कि नहीं आरजेडी और जेडीयू में तो केवल तनाव ही रहेगा, अच्छा काम नहीं होगा। आरजेडी को भी पता है कि उनके पास मौका है, तेजस्वी यादव को अच्छी तरह पता है कि 2024 के पूर्व इस समय लोकसभा में अगर उनकी स्थिति बिल्कुल खराब है, नकारात्मक है, तो लोकसभा में अगर अपने प्रतिनिधि, अपने सांसद भेजने हैं तो उनके पास मौका है 2024 तक काम करके, सामाजिक समीकरण साध करके, काम करके, अपना समर्थक वर्ग बढ़ा करके लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देना और चुनाव जीतना। फिर 2025 में विधानसभा चुनाव है तो उनके पास भी है। ये नहीं है कि वो जेडीयू से तनाव लेकर के और लड़ाई लड़ते रहे और सरकार से बाहर आए, सरकार में आए हैं तो ये दिखाना पड़ेगा कि ये गठबंधन सरकार चला सकती है, क्योंकि पिछली बार ये गठबंधन चला नहीं था। भाजपा ने ये दिखाया है कि वो गठबंधन में रहना चाहती है। पिछली बार भी नीतीश जी ने छोड़ा, इस बार भी नीतीश जी ने ही छोड़ा है, भाजपा ने नहीं छोड़ा है। तो भाजपा ने तो एक बता दिया है बिहार में कि वो गठबंधन सरकार चला सकती है, गठबंधन में रह सकती है बन के। नीतीश कुमार के लाख समस्या पैदा करने के बावजूद वो गठबंधन में बने रहे, तो इसलिए वो तनाव नहीं करेंगे अनावश्यक। तनाव अगर होगा तो जेडीयू की ओर से हो सकता है, कुछ मंत्रियों की ओर से होगा, लेकिन ये आपस में मिलजुल कर सकते हैं सामान्य स्थिति में। लेकिन क्या नीतीश कुमार इस स्थिति तक सहने के लिए तैयार हैं कि पहले की तरह जो आरोप था, और आरोप क्या सच्चाई थी कि लालू प्रसाद यादव की ओर से, इनके घरों से
वहाँ वहाँ एसपी को, थानों को सीधे फोन जाते थे। नीतीश को कुछ मालूम भी नहीं होता, बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग तक इनके घरों से होने लगे और उससे वो परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपने को सरकार से अलग किया था। तो अब इस मंत्रिमंडल का अगर चेहरा देखिए तो आरजेडी का जो सपोर्ट बेस बढ़ा है इस समय बिहार में, उसमें फॉरवर्ड कास्ट सवर्ण जातियों की बड़ी भूमिका रही है। सवर्णों के अंदर एक बड़े वर्ग, खासकर भूमिहार जाति है, ब्राह्मण है, इनका यह था कि नीतीश इनको पूछते नहीं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश की पिछलग्गू बनी है। इसके कुछ नेता भी इनको महत्व नहीं देते हैं। तो उनमें से एक बड़े वर्ग ने 2015 में आरजेडी को वोट दिया, चिराग पासवान को दे दिया, बीजेपी को दे दिया। जनता दलों को ज्यादातर लोगों ने वोट नहीं दिया। जहां कैंडिडेट थे उनके अनुकूल या जहां बीजेपी के कुछ कट्टर सपोर्टर थे उन लोगों ने वोट दिया है। तो आरजेडी को जो वोट है उसमें अब केवल जादव मुसलमान का वोट नहीं है, उसमें फॉरवर्ड कास्ट का भी वोट है। उसी प्रकार से जो बोचहा उपचुनाव हुआ था उसमें तो बाजाप्ता भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत सबके बड़ी संख्या में लोगों ने और आरजेडी के उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को उनको हरा करके नीतीश कुमार को और भाजपा को सबक सिखाने की बात वो सब कर रहे थे। हालांकि अगर बोचहा उपचुनाव की हार नहीं होती तो सरकार आगे चलती रहती है, सरकार शायद कायम रहती, कुछ दिनों बाद हो सकती थी। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल बना है उसमें आप देख सकते हैं कि अपर कास्ट के यानी सवर्ण के उच्च जाति जिसको बोलते हैं, मैं उच्च जाति और निम्न जाति नहीं जानता हूं, पिछली सरकार में जो जदयू और भाजपा की थी 11 मंत्री थे, इस बार उनके केवल 6 मंत्री यानी 5 मंत्री काट दिए गए। उनमें से ब्राह्मण पिछली सरकार में 3 थे, इस बार 1 है। राजपूत उनके 5 थे, इस बार 3 है। तो अब जाहिर है कि आप अपर कास्ट जो अगर उत्साहित था कि इनके आने से हमारा महत्व बढ़ जाए, किसी भूमिहार को मंत्री बनाया नहीं गया है। मान लीजिए अगर कोई भूमिहार विधानसभा में भी है, भूमिहार विधान परिषद में भी है तो ला सकते थे, लेकिन नहीं दिया है। तो बिहार के भूमिहार जो सोचते थे कि आरजेडी में हमारा महत्व बढ़ेगा, वो निश्चित रूप से अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करेंगे। उसी प्रकार से ब्राह्मण भी पुनर्विचार करेंगे। यादव की संख्या इस सरकार में भी अच्छी है, यादव सबसे ज्यादा इसमें है। मंत्रिमंडल में 8 संख्या है, पिछले मंत्रिमंडल में केवल 2 थे। तो चलो 33 में से अगर कुल 31, 2, 33 मुख्यमंत्री और तेजस्वी को मिला करके अगर 9 यादव हैं तो 33 में से माना जाएगा कि ज्यादा नहीं है, लेकिन 9 आप देख लिए करीब 25% के आसपास होता है एक जाति का वर्चस्व। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आप मुसलमान पिछली बार 2 थे, इस बार 5 हो गए हैं। तो अब इस अनुसार देखेंगे कि अगर अपर कास्ट का वोट इनको मिलता रहा है, अपर कास्ट के मंत्री कम बना रहे हैं, भूमिहारों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया, ब्राह्मणों की संख्या कम कर दी, राजपूतों की संख्या कम कर दी, और इसकी जगह पर बढ़ा किसका है तो अन्य पिछड़ी जातियां और जिसको ईबीसी बोलते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी, ईबीसी। तो अब ये ईबीसी जो, तो अब इनमें से पिछले 13 थे, इस बार 17 बना कर दिए गए हैं। तो जाहिर है कि अब इन्होंने अपना वोट बैंक इन जातियों में बढ़ाने की कोशिश की। ये बात सही है कि हाल के वर्षों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद और पहले भी दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों में से एक बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। तो शायद उसको तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन बिहार में अगर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूतों में असंतोष पैदा होगा तो इसका असर पड़ेगा। तो सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखें तो ये समीकरण उस रूप में नहीं दिखाई देता है जिससे चुनावी फतह पा सके। एक समय जरूर था कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जाति, मुसलमानों और यादवों का वोट मिला के जीतते थे। उसमें से नीतीश कुमार ने सेंध लगा दिया। उन्होंने पिछड़ों में भी एक अति पिछड़ा कर दिया, एक दलितों में महादलित कर दिया, मुसलमानों में पसमानदा करके समाज को बांट दिया अलग अलग खेमों में अपने वोट के लिए। तो इसलिए इसके आधार पर जो सामाजिक समीकरण है उसके आधार पर तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या आरजेडी, जेडीयू फिर इस अवस्था में जाना चाहती है कि वो ज्यादातर मुख्यतः बैकवर्ड की पॉलिटिक्स करेगी, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करेगी सेकुलरिज्म के नाम पर? अगर करेगी तो इसका रिएक्शन होगा, कम से कम इस मंत्रिमंडल से तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जो दूसरा इसका पक्ष है वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने अपने ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया था, वो थोड़ा बहुत काम भी किया, उसको ऊंची जातियों का कुछ वोट भी मिल गया।
लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से लग गया कि हम अगर दलित मुस्लिम करेंगे तो फिर से बिहार में इकट्ठे हो सकते हैं मुसलमान। अभी आरजेडी को छोड़ के कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस के साथ तभी तक जाएगा जब तक आपका आरजेडी से गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में आपको छोड़ दिया, जगह जगह अन्य राज्यों में मुसलमानों ने छोड़ा, लेकिन फिर इसने वही गलती की, इसने अपना एक मुसलमान और एक दलित चेहरा दिया है। तो इसलिए कि अब ये वोट शायद आएगा, तो ये भी सामाजिक समीकरण की दृष्टि से आज के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो अब ये पॉलिटिक्स क्या मुसलमान और पिछड़े की ओर जा रही है, क्योंकि दलित थोड़े बहुत दलितों की ओर ले जाने की कोशिश है। तो पिछड़े मुसलमान और थोड़ा बहुत दलित मिला के अगर सामाजिक समीकरण के हिसाब से जीतना चाहते हैं और हल्के फुल्के कैंडिडेट देके कुछ फॉरवर्ड कर दे दो, जादव है ये है, मुसलमान है ये है, कोयरी है ये है, कोयरी कुशवाहा के कारण और कुर्मी नीतीश कुमार के कारण हो जाएंगे, तो हम जीतना आसान समीकरण नहीं है। क्योंकि कुर्मियों में भी आरसीपी सिंह बड़ी ताकत नहीं रखते हैं, लेकिन है तो कुर्मी ही, कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे। और जहां तक कुशवाहा का प्रश्न है, तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सुना जा रहा था कि वो मंत्री बनने वाले हैं, उनका नाम नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध जो है, कुशवाहा जाति का ही एक सम्मेलन वहां अभी हुआ था जिसमें विधायक भी इकट्ठे थे, बाकी थे, और सबने मांग की थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति से मंत्री नहीं बना जाए। पता नहीं क्या हुआ, वो आज शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं थे। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा पहले भी नाराज होकर नीतीश का साथ छोड़ के जा चुके हैं, तो अगर वो फिर से नाराज होते हैं तो सामाजिक समीकरण पर उसका भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए सामाजिक समीकरण की दृष्टि से ये बहुत, आज के जो वातावरण था, जिस तरह से फॉरवर्ड कास्ट नीतीश के विरुद्ध तेजस्वी को लेने अपने हाथों हाथ उठाने जा रहे थे, उसकी दृष्टि से तो ये मंत्रिमंडल बहुत उम्मीद, उनके वोट की दृष्टि से बहुत प्रभावशाली या बहुत आकर्षक नहीं दिखता है। और देखना पड़ेगा, अगर इनको फिर से मुसलमान बैकवर्ड की पॉलिटिक्स और यादवों की करनी है तो अलग बात है। अब आइए विभागों के मामले में। अब आपने 1.5 वर्ष में आपने 10 लाख नौकरी, 20 लाख रोजगार के वायदे किए। आपको इस ढंग से विकास करना है कि लोगों को लगे कि काम हुआ है। देखिए, बिहार में लोगों को लगता है कि रोजगार नहीं, बिहार में रोजगार खूब मिल रहा है। आप ढूंढेंगे, आपको खेत के मजदूर नहीं मिलेंगे, ड्राइवर नहीं मिलेंगे, ऑफिस में काम करने वाले अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, इंजीनियर अच्छे नहीं मिलेंगे। बिहार में काम हो रहा है, इसलिए वहाँ रोजगार मिले हैं। केंद्र सरकार की ओर से नितिन गडकरी के मंत्रालय से ऐसे पुल और सड़कें बन रही जिसकी कल्पना नहीं थी। तो अभी निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ रोजगार है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि रोजगार वहाँ नहीं है, ये दुष्प्रचार है एक प्रकार से, वहाँ रोजगार है। और जो वैकेंसियां थी शिक्षकों की, कॉलेज शिक्षकों की, कार्यालय में कर्मचारियों को, वो सब सामने आ चुकी थी। वो सब अपॉइंटमेंट होने ही वाला था, वो सब वैकेंसी निकलने ही वाली थी। तो कुछ वैकेंसियां भी निकलेंगी, लेकिन क्या इस समय में, क्योंकि फरवरी 2024 से मुझे लगता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा, बस कुछ ही समय हमारे पास शेष है। इतने में ये मंत्रिमंडल मिशन मोड में काम करके क्या सफलता दिला सकती है? अब तेजस्वी यादव के पास, नीतीश कुमार ने अपने पास काम का कोई विभाग नहीं रखा है। उन्होंने अपने पास वही 5 विभाग जो पुराने होते थे वो रखा है। उसमें गृह मंत्रालय है, कानून और व्यवस्था। तो जाहिर है कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाएगी तो नीतीश कुमार पर जाएगी, उसके बाद निगरानी है, पर्सनल है, यही सब विभाग होता है। काम के विभाग तेजस्वी के पास है। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बिहार की बड़ी समस्या है। अब क्या दिखाते हैं, क्योंकि बिहार में वैसे एम्स बन गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था में पहले से सुधार है। अब उसका अगर वो लाभ उठाते हैं, लोगों को जो बीमार पहुंचता है इलाज उपलब्ध कराते हैं तो लाभ मिल सकता है। पथ निर्माण, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, ये महत्वपूर्ण विभाग उनको मिल गया है और इस विभाग से चाहें तो वो काम कर सकते हैं। अब उनके भाई साहब हैं तेज प्रताप जी, उनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन दे दिया गया है। वन शायद इसलिए दिया कि बिहार में जंगलों की संख्या कम है, लेकिन जो है वो महत्वपूर्ण है। बिहार में भी जंगल पहाड़ हैं, इनको छोटा विभाग बना के देना। और आज वन केवल जंगल तक नहीं है, वन लगाना भी है। वन के अंदर सड़कों के किनारे लगने वाले पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पर्यावरण की तरह काफी काम होता है। तो क्या बिहार सरकार, अब ये कितने सीरियस मिनिस्टर हैं सबको पता है। सोच के तो ये दिया गया है कि ये बिहार में कोई अच्छा मंत्रालय नहीं है, दे दो इनको, लेकिन आज के समय में वो भी एक अच्छा ही मंत्रालय है। तो इसलिए आप ये जो मंत्री हैं, इसमें से 4-5 मंत्रियों को छोड़ दीजिए तो ऐसा नहीं लगता है कि मंत्री बहुत ज्यादा परफॉर्म करने वाले हैं। आरजेडी के पास 20 विभाग मिला है, जेडीयू को 20 विभाग कहा जा रहा है, लेकिन आरजेडी के पास जो 20 विभाग है उसके किसी ने गणना करके बताया है कि उसका बजट लगभग 1 लाख करोड़ का है।
और जो जेडीयू के पास विभाग है उसका बजट लगभग 69,000 करोड़ का है। तो अंतर तो यही आ गया है। तो अब परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि मंत्रियों में अगर ये देखा गया है कि जगदानंद सिंह का बेटा है तो इनको दे देना चाहिए, तो ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं तो इनको दे देना चाहिए, तो मुसलमान को इतना देना है, तो दलित को इतना देना है, ये राबड़ी देवी के करीबी हैं तो इनको देना चाहिए, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे हैं तो उनको मंत्री में डालना ही है। इस प्रकार से अगर चयन होगा तो फिर तो सुरेंद्र यादव को रहना ही है मंत्रिमंडल में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम है जी। एक तो नाम ऐसा है जिन पर 24 मुकदमे हैं। तो अगर ये है क्राइटेरिया बनाने का, सुरेंद्र प्रसाद यादव हो जाए तो फिर अब सुरेंद्र प्रसाद यादव नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, 8-8 बार से वो विधायक रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं, पहले भी वो मंत्री रहे हैं। लेकिन अब वो सब नाम ऐसे हैं जिनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। आफाक आलम को मंत्री बनाया है आपने, पशु मत्स्य एवं संसाधन दे दिया है। कांग्रेस को पंचायती राज विभाग मुरारी गौतम को दिया है। तो कांग्रेस के पास तो कोई विभाग आया ही नहीं। तो जो परफॉर्म करना है वो करना है आपको आरजेडी और जेडीयू को। अब जैसे शमीम अहमद जो है उनको गन्ना उद्योग मिला है, नरकटियागंज से है। बिहार में गन्ना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं, क्योंकि गन्ना अगर किसानों का गन्ना बिके, भुगतान हो, वहाँ चीनी बने, चीनी मिलों की सीमाएं हैं, तो कैसे वहाँ खांड नहीं बनते हैं, खांड बनाया जाए, वहाँ गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, वहाँ शक्कर उत्पादन हो, अगर ये सब कल्पना है। लेकिन ये कल्पना 1.5 साल में तो पूरी, 1.5 वर्ष में तो पूरी हो नहीं सकती है। तो अब इसलिए हमको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन ये मंत्रिमंडल ऐसा नहीं है जिससे उम्मीद जगे कि नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है और तेजस्वी यादव की अपनी बदौलत सरकार बनाने की जो ताकत प्राप्त करने का, जन समर्थन प्राप्त करने का जो मंसूबा है, उसकी दृष्टि से अगले 1.5 वर्ष में यह मंत्रिमंडल बिल्कुल एक लक्ष्य के दृष्टि से दिन रात लगा के बड़े विजन से काम कर सके, वैसा मंत्रिमंडल ये नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो कुछ ये कल्पना है उसकी उम्मीद पर, हाँ, केंद्र सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम वहां चल रहे हैं, उसका अगर ये अरविंद केजरीवाल की तरह अपने नाम से ढिढोरा पीटे तो संभव है। लेकिन अब ये देख नीतीश कुमार जो कि इस समय आरजेडी के दबाव में है, चूंकि वो मजबूरी में आरजेडी के साथ वो आए हैं, तो आज वो मजबूर हैं इनके साथ रहने को, क्योंकि अब वो बीजेपी में वापस जल्दी जाना नहीं चाहेंगे, और चाहेंगे भी तो बीजेपी शायद अब उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी, जो बीजेपी भूभागत चुकी है। तो अब आरजेडी को भी पता है कि हमारे साथ रहना इनकी मजबूरी है। तो इस हालत में अगर मंत्री अच्छा काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तब वो क्या करेंगे, ये देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव का जो आईआरसीटी का मामला है उस पर चार्जशीट हो चुका है, वो केस कभी भी खुल सकता है। अगर तेजस्वी यादव पर केस खुलता है, उनको सजा हो जाती है, तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब बताता है कि इसका जवाब भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये सारी बातें, सारे फैक्टर इस पर काम करेंगे अगर आगामी समय में नीतीश के लक्ष्य और तेजस्वी के लक्ष्य की दृष्टि से। तो मित्रों, एक मोटा मोटी मैंने आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आप भी अपने हिसाब से इसके अर्थ लगा सकते हैं कि क्या बिहार की पॉलिटिक्स फिर से पिछड़े मुसलमानों और दलितों की ओर जा रही है? क्या फिर से सवर्ण जातियों को बाहर, सवर्ण जाति में मानता नहीं हो, जिनको अपर कास्ट कहा जाता है, उनको बाहर करने की कोशिश हो रही है? क्या ये सफल होगी? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर जो दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों, सबके पास जो विकास कल्याण के कार्यक्रम पहुंचे हैं, वो उस आधार पर जो वोट बैंक बढ़ा है वो बिल्कुल इनसे छिटक कर उनके पास चला जाएगा? जो अगड़ी जाति के लोग उत्साहित थे कि अब नीतीश का भले हमारे प्रति विरोधी रवैया है, लेकिन तेजस्वी हमारे प्रति अच्छी धारणा रखते हैं और हमको महत्व देंगे, क्या वो जातियां अब नए दृष्टि से विचार नहीं करेंगी? ये सारे प्रश्न हमारे सामने। और क्या जनता ये नहीं सोचेगी कि नीतीश कुमार जैसे पाला बदल वाले व्यक्ति को क्या नेता के रूप में हमको चयन करना चाहिए? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तो हमारा YouTube चैनल जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कराइए, इसको शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में सहयोग करिए। धन्यवाद।